गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फॉर्म्स हैं, मतलब ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्री ड्राफ्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस प्री ड्राफ्टेड हैं। तो लेट्स डिस्कस कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर लेमन लैंग्वेज में देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टेक इट और लीव इट। मतलब आपका आपका ऑप्शन है, आप मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब दो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती है, हमने हमेशा अभी तक डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पार्टी होती है उस वो ऐसी पोजीशन पे होती है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उनके साथ ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकती। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इधर एक्सेप्ट इट या फिर गो, मतलब यू आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। तो ये क्या है, टेक इट और लीव इट। अगर आपको पसंद है इन टर्म्स एंड कंडीशंस तो इनको एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप जाओ। तो जो एक पार्टी की जो पोजीशन होती है वो नेगोशिएशन नहीं कर सकती टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो पार्टी के पास ऑप्शन होती है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ले या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल भूल जाए। Thus, the fundamental right to negotiate it is affected by a type of arrangement. Properly, these type of contract are known as adhesion or boilerplate kind of contract. इनको adhesion contract भी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब हम बात करें कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जो कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको साइन करना पड़ता है। सो जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है उसके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो कंपनी को जाके ऐसे बोल दे कि भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट कर दो, इनको चेंज कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो खूब सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंडिविजुअल डील करती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती है, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को जो ड्राफ्ट करती है, वो एक साथ कई सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक इंडिविजुअल से डील करना। तो इसमें क्या करते हैं, वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ड्राफ्ट कर देते हैं, और जो दूसरी पार्टी है उनकी ऑप्शन में है, अगर उनको टर्म्स एंड कंडीशंस सूटेबल लगते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लो कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं तो रहने दो। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई भी इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो जो पार्टी इंश्योरेंस ले रही है उसको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, जब भी हमको हमारी जीमेल पे ईमेल आईडी बनाते हैं, किसी पे याहू पे, जीमेल पे, रेडिफ मेल पे, तो दे गिव्स यू सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हुए जाते हैं। तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड, आज के ज़माने में सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, कितनी सारी एंड्रॉयड्स में, आईफोन्स में कितनी ऐप डाउनलोड करते हैं। तो वो ऐप डाउनलोड में क्या करवाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जो हम कभी पढ़ते भी नहीं है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, कभी भी अगर जैसे हम कोई अपना कपड़ा ड्राई क्लीन के लिए करवाने जाते हैं, कोई जैकेट ड्राई क्लीन करवाने के लिए जाते हैं, तो वो जो ड्राई क्लीन का जो ओनर होता है, जो वहाँ का जो शॉप पे होता है, वो एक स्लिप काट के देते हैं। तो स्लिप के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो जब हम वहाँ पे जो साइन कर रहे होते हैं ना, तब हम उनको एक तरह से हम एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक जनरल मीनिंग है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जब एक पार्टी खूब सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको प्री ड्राफ्ट कर लेती है, और जैसे ही वो दूसरी जो पार्टी होती है उस जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट के, उनके साथ ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकती। ठीक है, उनके पास ऑप्शन है इधर टू एक्सेप्ट इट और लीव इट। तो जैसे ही कोई भी पर्सन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन कर देता है, तो वो उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड हो जाता है। पर अगर हम देखते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो हम पता नहीं दिन में कितनी बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के
वन ऑफ द पार्टी होते हैं। हम दिन में कितनी ऐप डाउनलोड करते हैं, कितने ही मतलब ऐसे कई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। दोज आर व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें बेसिकली कोई स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। दोनों को बेसिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस माना नहीं गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली जो इसका ये गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही ये गवर्न होता है। तो ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दीज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम कॉमन एंड आर एग्जीक्यूटेड इन लार्ज नंबर नाउ डेज। आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत एकदम से ही यूज़ डेवलपमेंट पे हाइप पे है, तो इस रीज़न से ये बहुत कॉमन हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो गई है। सो इससे एक डिमांड रेज हो रही है कि देयर शुड बी ए फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लेज रूल ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब there is a need for formation of a specific rules on specifically on standard form of the contract just to protect the rights of the weaker party in the standard form of the contract। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दो पार्टीज होती है जिसमें एक पार्टी होती है वो वीकर पोजीशन पे होती है, तो अभी ऐसा जिसमें कोई रूल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। इसका कोई अलग से कोई रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ना ही कोई डिफरेंशिएशन है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया के अंदर। बट अभी एट प्रेजेंट अगर एट प्रेजेंट का सिनेरियो देखते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हाइप पे है। तो एक मतलब इस टाइम की डिमांड है कि देयर शुड बी ए स्पेसिफिक रूल ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर एट प्रेजेंट इंडिया में ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो स्पेसिफिकली नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही अभी इसके रूल्स वहीं गवर्न हो रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है जो वीकर पोजीशन पे है, तो उसके चांसेस है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का है इस कॉन्ट्रैक्ट का एक आप कह सकते हैं इनहेरेंट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी वीकर पोजीशन पे रहेगी और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम ऐसी पार्टीज़ के राइट को प्रोटेक्ट किया है। तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर दोज राइट्स। कोर्ट ने वीकर पोजीशन पे जो पार्टी है जो बार्गेन नहीं कर सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि या तो एक्सेप्ट करो या फिर जाओ। तो जो इस पोजीशन के कारण अनइक्वल बार्गेनिंग पावर के कारण क्या हो रहा है, एक पार्टी के राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो कोर्ट कैसे वीकर पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेट्स डिस्कस दोज राइट्स। सबसे पहला है रीजनेबल नोटिस। जिस पार्टी के साथ रीजनेबल नोटिस का मतलब है कि जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, जस्ट लेट हिम नो कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेलवे की टिकट पे लिखा हुआ रहता है फॉर कंडीशन सी द बैक, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग एनी पर्सन टू एंटर इन सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक रीजनेबल नोटिस दो अबाउट व्हाट, अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे बोलते हैं ना कि प्लीज़ गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके लिए बिना टर्म्स एंड कंडीशंस का रीजनेबल नोटिस दिए बिना आप किसी पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बना सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना उसको ये बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लीज़ गो थ्रू इट, वो चीज़ नहीं। इस चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन का एक रीजनेबल नोटिस दिए बिना आप उस पार्टी को साइन नहीं करवा सकते। तो वेयर एन एडिक्वेट नोटिस इज़ नॉट गिवन द ऑफर इज़ नॉट बाय द टर्म्स। मतलब अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में एक रीजनेबल नोटिस नहीं दिया कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेट्स गो थ्रू इट, अगर ये सिचुएशन आपने एक रीजनेबल नोटिस नहीं दिया, तो जो बंदा है जो ऑफरी है जो साइन कर रहा है वो बाउंड नहीं होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से। तो एक तरीके से ये वीकर जो पोजीशन पे पार्टी थी उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन कॉन्ट्रैक्ट की वो रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो अनरीजनेबल है और अगेंस्ट टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट प्रोटेक्शन है नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो नोटिस दे रहे हो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हो जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का नोटिस एट द टाइम इधर बिफोर
और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, न कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद। इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्सन है जो कि पार्किंग अपनी कार पार्क करता है, तो उसके लिए पार्किंग स्लिप लेता है। तो उसने अपनी पार्किंग स्लिप ली, और फिर वो जब पार्किंग स्लिप लेने के बाद जब वो पार्किंग एरिया में जाता है, पार्किंग लॉट में जाता है, और वहाँ देखता है कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। तो फिर वो जो नोटिस था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने उसकी पार्किंग स्लिप लेने के बाद हुआ था। तो अब उसके पास उस पर्सन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो क्या करे। क्यों? क्योंकि उसको नोटिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद बताया गया कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी कोई कार डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, सो द जो पार्किंग वाली कंपनी है, दैट कंपनी इज़ लाइबल टू पे हिम। क्यों? क्योंकि उसको जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कॉन्ट्रैक्ट के, जो वो उसे नोटिस में कब दिए गए? जब उसने पार्किंग स्लिप ले ली तब, उसके बाद दिए गए। तब कि उसको वो चीज़ कब देनी चाहिए थी? एट द टाइम व्हेन ही वाज टेकिंग द पार्किंग स्लिप। उसको उसी टाइम पे बताना चाहिए था कि भाई पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क, या तो उसके फ्रंट पे लिखना चाहिए था वहाँ पे गेट पे, पार्किंग के मेन गेट पे, पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। जब वो पार्किंग लॉट में जाता है, पार्किंग में जाके देखता है, तब वहाँ पे लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों से, उसका टिकट परचेज करने के बाद तब लिखा हुआ रहता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो नोटिस होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले, या फिर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, न कि उसके बाद में। जिसमें हम, जैसा कि हमने अभी पार्किंग वाला एग्जाम्पल देखा, जिसमें क्या था, जब वो पार्किंग के लिए टिकट खरीद रहा होता है अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, तब उसके नोटिस में नहीं डाला जाता है कि पार्किंग यहाँ पे ओनर की रिस्क पे होगी। जब वो अंदर जाके अपनी गाड़ी को पार्क करता है, तब वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्किंग कंपनी है, उसको अगर उसकी गाड़ी को, पर्सन की गाड़ी को डैमेज हो जाता है, देन दैट कंपनी इज़ बाउंड टू पे हिम। क्यों? क्योंकि उसको जो नोटिस था, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद बताए गए थे। नेक्स्ट प्रोटेक्शन जो दिया है वो ये है, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उस चीज़ का आप ब्रीच नहीं कर सकते, चाहे आपके उसके रिगार्डिंग आपने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन ड्राई क्लीनर्स का। ठीक है, एक पर्सन है, अपनी जैकेट ड्राई क्लीन के लिए दे के आता है, अब उससे स्लिप लेता है। उस स्लिप के पीछे लिखा हुआ रहता है कि अगर इन केस अगर आपका कपड़ा खो जाता है, ठीक है, तो इसमें ड्राई क्लीनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो बेसिकली आप किस चीज़, जो मेन पर्पस है वो क्या है, उसको जैकेट को ड्राई क्लीन करवाना है, तो उनकी वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस जैकेट को ड्राई क्लीन करके दे। तो अगर अगर उसमें कोई ऐसा क्लोज लिखा हुआ रहता है कि अगर कपड़ा खो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पार्टी पे बाउंड नहीं होंगे, और जो पार्टी है जिसने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए हैं वो बाउंड होगी दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको एग्जम्पशन क्लोज में नहीं डाल सकते कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी ये लिखा हुआ था। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना जाएगा जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो फंडामेंटल जो मेन पर्पस है उसको ही ब्रीच करे। नेक्स्ट प्रोटेक्शन है, कोर्ट क्या अप्लाई करेगा? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा। मतलब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन शैल बी अप्लाई टू एग्जम्पशन क्लोज। कोर्ट एग्जम्पशन क्लोज में स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा, और कोई भी एम्बिग्यूटी होगी उसको रिजॉल्व किसके फेवर में करेगा? वीकर पार्टी के। एग्जाम्पल लेते हैं, वो पार्किंग, यहाँ पे भी पार्किंग वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। सिचुएशन चेंज करते हैं कि जब एक पर्सन पार्किंग की टिकट ले रहा होता है अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, वहीं पे लिखा हुआ रहता है कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहती है, पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। फिर भी वो उसे वहाँ से टिकट परचेज करके अपनी कार को पार्क कर देता है। ठीक है, फिर उसकी कार को डैमेज हो जाता है वहाँ पे, तो फिर वो कोर्ट में, पार्किंग वाली कंपनी को कोर्ट में लेके जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कोर्ट उस जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो क्लॉज है, जो एग्जम्पशन क्लॉज है जो कॉन्ट्रैक्ट के,
उनको ऐसे इंटरप्रेट करेगी ताकि ताकि फेवर किस में, ताकि जो वीकर पार्टी है उसके फेवर में केस आ सके। मतलब कोर्ट कोशिश करेगी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो क्योंकि यहाँ पे जो एक अनइक्वल बार्गेनिंग होती है, तो यहाँ पे कोर्ट स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए जो वीकर पोजीशन में है पार्टी उसके फेवर में केस देगी। तो एक ये भी तरीका है जिससे कोर्ट वीकर जो पोजीशन में होती है पार्टी उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है अंडर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट प्रोटेक्शन है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। हमने अभी पढ़ा कि इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी एक्ट नहीं है, कोई भी रूल नहीं है स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेके। इंडिया में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंडर ही गवर्न होता है। तो यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर यूके की बात करें तो इंग्लिश लॉ के अंदर इंग्लिश अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 यूके के अंदर पास है, जो कि स्पेसिफिकली पार्टीज़ के राइट प्रोटेक्ट करता है अंडर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इंडिया में ऐसे कोई भी एक्ट नहीं है। तो एक केस आया था इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी, जिसमें जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ही था, और इसमें कोर्ट ने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि रिलीफ जो वीकर पार्टी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जो वीकर पार्टी होती है उसके राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर पाती, तो इसके लिए इस केस में कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या क्या इनएडिक्वेसी है। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कोर्ट कैसे और लीगल स्टेटस क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, और कोर्ट कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में वीकर पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।